We discussed about the goiter in the last lecture and now we're going to discuss about its UQs के उन्होंने पूछा आपसे कि define and classify goiter. तो goiter is simply the enlargement of thyroid gland. Classification आप लिखेंगे कि it can be the simple goiter जिसमें डिफ्यूज़ हो जाएगा या मल्टीनोड्यूलर हो जाएगा. डिफ्यूज़ में क्या होगा, फिजियोलॉजिकल, प्यूबर्टल या प्रेगनेंसी में. उसके बाद जो है टॉक्सिक हो सकता है हाइपरथायराइडिज्म में, मल्टीनोड्यूलर या टॉक्सिक एडिनोमा ग्रेव्स डिजीज़ में. और इसके अलावा जो है हाइपोथायराइडिज्म का हो सकता है जिसमें मल्टीनोड्यूलर होगा. इसके अलावा जो है वो टॉक्सिक नियोप्लास्टिक हो सकता है जिसमें बिनाइन और मेलिग्नेंट हैं. इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी हो सकता है जिसमें ऑटो इम्यून में आ जाते हैं हैशिमोटोस, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक, ग्रैनुलोमैटस, डीक्रोवेंस, फाइब्रोजिंग रीडल थायरोडाइटिस, इन्फेक्टिव जिसमें आ जाता है एक्यूट बैक्टीरियल या वायरल, सब एक्यूट थायरोडाइटिस या क्रोनिक ट्यूबरकुलस या सिफिलिक्टिक जो है ना हो सकता है. ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी क्लासिफिकेशन लिख देंगे. हाउ यू इन्वेस्टिगेट अ केस फॉर गाइटर. तो गाइटर के लिए आप सबसे पहले TFT, TSS, T3, T4 का लेवल करोगे. उसके बाद जो है आप वही सारी इन्वेस्टिगेशन लिख दोगे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, FNAC हो गया, और इसके अलावा रेडियो आइसोटोप वाली, और एक्सरे चेस्ट, एक्सरे नेक और चेस्ट CT स्कैन, और इसके अलावा थायराइड एंटीबॉडीज आपने लिख देनी है, प्लेन एक्सरे चेस्ट, वो मतलब जो वो हमने इन्वेस्टिगेशन देखी थी ना, वो आप इन सब में किसी भी केस में लिख सकते हो. Next is a question. 30 years old female presented with large multinodular goiter, prominent eyes, agitated weight loss. फिर देखें मल्टीपल स्वेलिंग्स इन फ्रंट ऑफ नेक फीमेल के अंदर है, पैल्पिटेशंस, वेट लॉस, डिस्टर्बेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और फॉर्म स्वेलिंग्स हैं और मूव विद स्वेलिंग, डेविएशन ऑफ ट्रैकिया. उसके बाद ये भी OPD में फ़ीमेल आई है पैल्पिटेशंस के साथ और स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ नेक. ठीक है, तो ये पैल्पिटेशन, CVS की प्रॉब्लम्स, वेट लॉस होना समझ आ रही है क्यों है, हाइपरथायराइडिज्म होने की वजह से. T3 T4 का लेवल जो उनका काम है वो ज़्यादा हो गया है बॉडी में. सो हाइपरथायराइडिज्म मीन्स ओवर प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4. ठीक है, तो जब T3 T4 का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो फीडबैक जाएगा पिट्यूटरी को कि हम ऑलरेडी ज़्यादा हैं, TSH का लेवल कम कर दो, तो TSH का लेवल रिड्यूस हो जाएगा. अब दो तरह की टर्म्स होती हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस होती है और हाइपरथायराइडिज्म होती है. अब हाइपरथायराइडिज्म में सिंपली ये होता है कि T3 T4 हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा होता है लेकिन टॉक्सिक सिम्टम्स उनके एज सच बॉडी में नहीं आते, क्लिनिकल फीचर्स नहीं होते, बस उनका लेवल ज़्यादा होता है. थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या होता है कि जब क्लिनिकल फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं उसके, लाइक पैल्पिटेशंस, वेट लॉस और वो सारे जो सिम्टम्स हैं आना शुरू हो जाएंगे, उसको कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस. अब ये बात आपने याद रखनी है, जितने भी पेशेंट्स हैं हाइपरथायराइडिज्म के उनको थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है. ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स को थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है, मतलब हाइपरथायराइडिज्म लीड्स टू थायरोटॉक्सिकोसिस. बट थायरोटॉक्सिकोसिस जो है वो सिर्फ हाइपरथायराइडिज्म की वजह से नहीं होता, इट हैज़ अदर कॉजेज टू. ठीक है, तो डेफिनेशन देखें, थायरोटॉक्सिकोसिस रेफर्स टू बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एक्सेसिव थायराइड हार्मोन्स. एक्सेसिव थायराइड हार्मोन्स होने की वजह से जो फंक्शनल मैनिफेस्टेशंस बॉडी में आएंगी, दैट इज थायरोटॉक्सिकोसिस. एंड हाइपरथायराइडिज्म इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय थायराइड ग्लैंड which can be demonstrated by thyroid scan. फिर वही बात मैंने आपको जो बताई, थायरोटॉक्सिकोसिस need not to be due to hyperthyroidism as it can occur due to increased release of. अब वो बता रहे हैं आपको कि थायरोटॉक्सिकोसिस सिर्फ हाइपरथायरोडिज्म की वजह से नहीं होता. थायरोटॉक्सिकोसिस के कॉजेज वो आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि T3 T4 ज़्यादा होने की वजह से ही सिर्फ थायरोटॉक्सिकोसिस के साइंस नहीं आएंगे. और वो बता रहे हैं कि बॉडी T3 T4 रिलीज़ नहीं कर रही थी, लेकिन क्या हुआ, इंजरी हो गई थायराइड ग्लैंड की, और उसमें से जो थायराइड ग्लैंड जब इंजर हुआ तो उसमें से वो जो स्टोर्ड हार्मोन था वो बाहर आ गया, तो उसके रिजल्ट में थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकती है. ठीक है, थायराइड ग्लैंड का की अपनी जो है ना कोई गलती नहीं है, वो बेचारा नॉर्मल प्रोड्यूस कर रहा था लेकिन हमने उसको इंजर करके उसमें से T3 T4 स्टोर्ड बाहर निकाल दिया, तो थायरोटॉक्सिकोसिस हो गई. ठीक है,
फिर एक्टोपिक फंक्शनिंग हो सकती है कि थायराइड ग्लैंड अपनी जगह सही काम कर रहा था लेकिन बॉडी में किसी और जगह, जैसे मैंने कहा स्ट्रोमा ओवराई बना हुआ था, तो वो रिलीज़ करना शुरू कर दिया, उसकी वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस हो गई। इसके अलावा वही स्ट्रोमा ओवराई लिखा हुआ है। पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस हो सकता है, वही कि इन्फ्लेमेशन हुई, उसमें से ज़्यादा T3 T4 बाहर आ गए तो उन्होंने कर दिया। और ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स, मतलब ये सब चीज़ें जिसमें एक्चुअली थायराइड ग्लैंड खुद T3 T4 नहीं ज़्यादा बना रहा, हाइपरथायराइडिज्म नहीं कॉज कर रहा, और प्रोडक्शन तो उनकी नहीं हो रही, लेकिन किसी तरह उसकी T3 T4 जो है ना वो उनको हमने तंग किया और बॉडी से बाहर आए और जो है ना उन्होंने थायरोटॉक्सिकोसिस करवा दी। ठीक है, उसके बाद कॉजेज़ हाइपरथायराइडिज्म के हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डिफ्यूज़ टॉक्सिक अगर होगा, आपको डिफ्यूजली इनलार्ज मिल रहा है ना, गोइटर इनलार्जमेंट, डिफ्यूज़ इनलार्जमेंट मिल रही है और उसके अंदर हाइपरथायराइडिज्म के साइंस आ रहे हैं, तो आपने सोचना है ग्रेव्स डिसीज़। कंफर्म कैसे करोगे ग्रेव्स डिसीज़ को? उसकी एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट कर लोगे। तो 70% केसेस में ग्रेव्स डिसीज़ की वजह से डिफ्यूज़ टॉक्सिक थायरोटॉक्सिकोसिस होती है। ठीक है, इसके अलावा टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर हो सकता है कि मल्टीनोड्यूल्स बने हुए हैं, इलाज हुआ है थायराइड ग्लैंड, और वो क्या है, हाइपरथायराइडिज्म कॉज कर रहा है, T3 T4 ज़्यादा बना रहा है। ये मल्टी नोड्यूल्स नहीं बने हुए, एक ही नोड्यूल है, एडिनोमा बना हुआ है और वो T3 T4 ज़्यादा बना रहा है। ठीक है, तो ग्रेव्स डिजीज़ की वजह से हो सकता है जिसमें डिफ्यूजली इनलार्ज है, मल्टी नोड्यूलर हो सकता है, या फिर एक ही नोड्यूल हो सकता है। तीनों में क्या है, T3 T4 ज़्यादा बन रहे हैं, हाइपरथायराइडिज्म हो गया। ठीक हो गया, ये रेयर कॉजेज़ हैं, इनकी तरफ ना जाएं आप। ग्रेव्स डिजीज़ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस इज ग्रेव्स डिजीज़, 70% केसेस में यही होती है। और मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ऑटो इम्यूनिटी होती है, इसमें जो हमारे थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़ होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। क्या करती हैं, वो जो हमारे फॉलिकल्स के ऊपर TSH रिसेप्टर्स पड़े होते हैं उनको जाके स्टिमुलेट करते जाते हैं और उसकी वजह से T3 T4 ज़्यादा हो जाते हैं, विच रिजल्ट्स इन थायरोटॉक्सिकोसिस। अब ये हमारे जो है प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकती है और सेकेंडरी हो सकती है। कि कहते हैं जैसे ही इनलार्ज होता है गोइटर, साथ ही सिम्टम्स आना शुरू हो जाए थायरोटॉक्सिकोसिस के। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस। अब आपने याद रखना है जो प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस होती है ना, इसमें ना आई सिम्टम्स और CNS के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, जबकि जो सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस होती है ना, इसमें CVS के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, लाइक पैल्पिटेशंस हो जाना और ये सब कुछ। ठीक है, तो ग्रेव्स डिजीज़ के बारे में हम मेडिसिन में भी पढ़ चुके हैं। टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर के बारे में हम पढ़ेंगे, टॉक्सिक एडिनोमा के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो ऊपर रेयर कॉजेज़ हैं इनको थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे। टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर ज़्यादातर आपको बूढ़े बंदे मिलेंगे, मल्टी नोड्यूल्स मिलेंगे उनकी, और वो T3 T4 ज़्यादा बना रहे होंगे, और पेशेंट्स ये जो बूढ़े होंगे इनकी आंखें बाहर निकली हुई होंगी। याद आ रही है वो जो एक्सॉफ्थेल्मोस होता था, प्रोप्टोसिस, वो चीज़। ठीक है, लेकिन बात याद रखने वाली है कि आंखें, आई साइंस इतने ज़्यादा नहीं होते टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर में, ज़्यादातर जो है ना कार्डिक प्रॉब्लम्स इसमें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इस सिंड्रोम को कहते हैं सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस एज इट अकर्स इन द प्रीवियस यूथायरॉइड गोइटर। ठीक है, अब ये देखें, आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा प्राइमरी थायरोटॉक्सिक्स और सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस। एक मैंने आपको डिफरेंस बताया, प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस में आई साइंस और CNS के साइंस ज़्यादा होते हैं। सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस में आई साइंस जो हैं वो नहीं होते एज सच, जितने CVS की प्रॉब्लम्स, कार्डिक प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, एक डिफरेंस ये हुआ। प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस में गोइटर के साथ थायरोटॉक्सिकोसिस के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या होता है कि पहले वो बेचारा मासूम सा गोइटर था, इनलार्जमेंट हुई हुई थी सिर्फ, लेकिन अब उसने हाइपर फंक्शनिंग करना शुरू कर दिया। तो ये होता है सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस। पहले मासूम था, अभी जो है ना बदतमीज़ हो गया, और वो जो प्राइमरी वाला था वो शुरू से ही बदतमीज़ था, जैसे ही इलाज हुआ साथ ही उसने थायरोटॉक्सिकोसिस करवा दी। ठीक है, और प्राइमरी में
आई साइंस, सेकेंडरी में सीवियस साइंस। तो अगर आपको एक बूढ़ा बंदा मिल रहा है, उसके मल्टी नोड्यूल्स बने हुए हैं, उसके गोइटर लार्ज है मल्टी नोड्यूलर्स के साथ, ठीक है, और उसको पैल्पिटेशंस हो रही हैं, सीवियस की प्रॉब्लम्स, कार्डिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं, तो फिर आपने सोचना है कि ये सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस। और वो हिस्ट्री दे रहा है कि पहले ये सिंपली लार्ज था, पहले बिल्कुल कोई तंग नहीं करता था, लेकिन अब जो है ना इसने मुझे इस तरह से हार्ट के सिम्टम्स कॉज करना शुरू कर दिया। सो दिस इज़ टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर। नेक्स्ट इज टॉक्सिक एडिनोमा। अब मल्टीनोड्यूलर जो था दैट वाज इन द ओल्ड एज। एडिनोमा जो है ये यंगर पेशेंट्स में होता है और सिंगल नोड्यूल होता है, ठीक है। वो क्या था, मल्टी नोड्यूलर था, मैं इधर पिक्चर बनाती हूँ, ओल्ड एज में था, और कौन से साइन ज़्यादा थे, कार्डिक, ठीक है। ऊपर वाला जो टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर था, ये सिंपल एक सिंगल हाइपर फंक्शनिंग नोड्यूल है, यंगर पेशेंट्स में है टॉक्सिक एडिनोमा, ठीक है। तो ये चीज़ आती है कि सिंगल हाइपर फंक्शनिंग नोड्यूल अगर इन यंगर पेशेंट्स, और इसमें TSH सोमैटिक म्यूटेशन होती है TSH रिसेप्टर में, ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो ना होता है, बस टॉक्सिक एडिनोमा, इसको प्लमर्स डिसीज़ कहते हैं। फिर होता है टायरोटॉक्सिकोसिस फैक्टिशिया। फैक्टिशिया मतलब कि ये फॉल्स है, मतलब कि ना हमारी बॉडी में T3 T4 इतने प्रोड्यूस नहीं हो रहे, हमारा थायरॉयड ग्लैंड मासूम है, उसकी कोई कसूर नहीं है, कसूर हमारा है, हम बाहर से एग्जोजनस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं थायरोक्सिन की, जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म और थायरोटॉक्सिकोसिस हो रही है। तो वो जो हम बाहर से थायरोक्सिन लेके अपने अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म और थायरोटॉक्सिकोसिस कॉज करें, दिस इज़ नोन एज थायरोटॉक्सिकोसिस फैक्टिशिया। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है MCQs के लिए, जस्ट आपने याद रखना है। फिर होता है जॉर्ड बेस 2 थायरोटॉक्सिकोसिस के हम जो है ना आयोडीन बाहर से बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, आयोडाइड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से T3 T4 ज़्यादा बन रहे हैं। दिस इज़ हाइपर प्लास्टिक इंडेमिक गोइटर, ठीक है, दिस इज़ नोन एज। तो फैक्टिशियस वाला तो था वो थायरोक्सिन बाहर ज़्यादा लेने की वजह से हो रहा था, और जॉर्ड बेस 2 जो है ये आयोडीन ज़्यादा लेने की वजह से हो रहा है। एक्यूट थायरोइडाइटिस में क्या होता है कि हमारा जो थायरॉयड ग्लैंड था वो थोड़ा सा डैमेज हो गया, डैमेज होने की वजह से उसमें से T3 T4 बाहर आ गए, उन्होंने हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज कर दी, ठीक है। तो डैमेज टिश्यू में से जब थायरॉयड हार्मोन बाहर आएंगे तो वो थायरॉयड हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज करेंगे ना एक्यूट थायरोइडाइटिस में, इन्फ्लेमेशन की वजह से जब डैमेज टिश्यू हुआ। सेकेंडरी कार्सिनोमा कि ये होता है कि कहीं और कैंसर होता है, वो थायरॉयड ग्लैंड में आ जाता है और उसकी वजह से जो है ना हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए, बट इट इज़ रेयर। उसके बाद न्यूनेटल थायरोटॉक्सिकोसिस, जब मदर जो है वो जो है ना उसका थायरॉयड बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, ठीक है, क्यों, उसके अंदर TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ थी, ग्रेव्स डिजीज़ की मदर थी। तो अब क्या हुआ, वो मदर प्रेग्नेंट हो गई, उसकी जो ये वाली रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ थी वो प्लेसेंटा से क्रॉस करके गई बेबी में, और बेबी में थायरोटॉक्सिकोसिस कॉज कर दी। लेकिन ये होता है कि जैसे बेबी में जाती हैं वो थोड़ी बहुत होती हैं, और वो जाके थायरॉयड ग्लैंड उधर बेबी के साथ बाइंड करती हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस कॉज कर देती हैं। लेकिन जैसे ही वो बॉडी में ख़त्म हो जाती हैं तो उनका कोई और सोर्स तो होता कोई नहीं है, मदर में तो सोर्स था ना, वो जैसे ही ख़त्म होती हैं तो ये जो थायरोटॉक्सिकोसिस की स्टेट होती है ये 1 महीने तक तकरीबन ख़त्म हो जाती है बॉडी में, थोड़ी देर के लिए होता है। तो दीज वर लाइक थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स आपको पहले से पता है कि क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट आपके पास आया है, मल्टीनोड्यूलर है, डिफ्यूज़ जो भी गोइटर लेके आया है, लार्ज गोइटर, और आपको सिम्टम्स देगा। ये वाली सिम्टम्स क्या होंगे, पेशेंट कहेगा पैल्पिटेशंस होती हैं, दिल बाहर आता है, ऐसे धक धक होता रहता है, पसीने बहुत आते हैं, मुझे मेरा वेट लॉस हो गया है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और नींद ही नहीं आती रात को, ठीक है, उलझन होती रहती है। और हम कहते हैं आपका मैदा कैसा है, नहीं मैदा नहीं ठीक, बहुत जो है ना मुझे
वॉशरूम का प्रॉब्लम है, मतलब डायरिया होता है पेशेंट को, और फीमेल होगी तो आप उससे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी पूछ लेंगे तो वो कहती है नहीं मेरी तो मेंसेस इरेगुलर है। ये पेशेंट्स आपकी कंप्लेन लेके आएगा। उसके बाद आप मतलब आपने सिंपली उनसे पूछना होता है दिल की धड़कन का, स्वेटिंग का पूछना होता है, पसीने तो नहीं ज़्यादा आते, मेंसेस कैसे हैं, मैदा कैसा है, भूख कितनी लगती है, वेट लॉस तो नहीं हुआ, ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं। पेशेंट भी आपको बता देता है। फिर हम साइंस देखते हैं, उसकी पल्स नोट करते हैं पेशेंट की, ठीक है। तो उसको जो है पल्स उसकी ज़्यादा हुई होती है, टैकीकार्डिया में होता है, और उसको उसके हम हाथ के ऊपर, पाम के ऊपर वो करते हैं चेक उसकी स्वेटिंग, ठीक है। तो वो उसके हाथ तो ऐसे गीले हुए होते हैं, हाथ गीले होते हैं पेशेंट के, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट, ठीक है। और उसकी आंखों को एग्जामिन करते हैं पेशेंट की, तो उसकी आंखें बाहर आई होती हैं, ठीक है। और कार्डियक इरिथमियाज में मिल सकते हैं, उसको कहते हैं हाथ आगे करो, ट्रेमर्स चेक करते हैं, पेशेंट के ट्रेमर्स हुए होते हैं। तो हाथों में हमने क्या क्या चेक करना होता है, स्वेटिंग, ट्रेमर्स और पल्स, ये तीनों चीज़ें हाथ की हैं पेशेंट की। एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो ये देखते हैं। आंखें देख ली हमने, एग्जैप्थोल्मोस हुआ होगा, उसकी एग्जामिनेशन हम आगे देखते हैं, आई साइंस कैसे डिटेक्ट करते हैं। उसके अलावा ये है कि उसको जो है इसमें हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ऑस्कल्टेट कर लिया हमने, ब्रूई वैसे मिलती नहीं होती तो थायराइड ब्रूई मिल सकती है, मतलब ये चीज़ें हैं हमारी। आई साइंस, अब ये देखें ये आपको थायरोटॉक्सिकोसिस में मिल रही हैं, यूथायरॉयड स्टेट में नहीं मिल रही थी। आई साइंस जो हैं इसमें क्या होता है कि वो एंटीबॉडीज़ जो कि एक्चुअली थायरॉयड ग्लैंड के रिसेप्टर्स के अगेंस्ट बनी हुई थी, वो एंटीबॉडीज़ अगर आ जाएं कहाँ पे, आँखों के अंदर, जो आँखों के पीछे रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यूज़ होते हैं, उनके ऊपर जाके वो एंटीबॉडीज़ लग जाएं और उनकी ग्रोथ करवाना शुरू कर दें, तो उसकी वजह से जब आँख के पीछे रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यूज़ की ग्रोथ हो रही है तो आँख आगे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो 50% पेशेंट्स ग्रेव्स डिजीज़ के होते हैं, उनको ऑटोइम्यूनिटी की वजह से ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी होती है। प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस में मैंने आपको बताया था आई साइंस आते हैं बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिविटी ऑफ इनवॉलंटरी पार्ट ऑफ लेवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियोरस, ठीक है। अब वो सोचें एक आँख है, आँख के ऊपर एक मसल होता है दैट इज़ लिवेटर पैल्पेब्रे स्पूरियोसस, वो नॉर्मल आँख को भी क्या करता है, लिवेटर मतलब ऊपर उठाता है, ठीक है, नॉर्मल आँख को। इसको मिल रही होती है सिंपैथेटिक सप्लाई, ठीक है। और आपको पता है जब भी बॉडी में हाइपरथायराइडिज्म होगी तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो जब इन पेशेंट्स में, थायराइड डिजीज़ के पेशेंट में जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो लिवेटर का फंक्शन क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल से ज़्यादा। तो ये लिवेटर क्या करेगा, एक नॉर्मल आँख को जितना उठा रहा था उससे ज़्यादा उठाएगा, तो लिड ऊपर चली जाएगी, इतनी ज़्यादा ऊपर, लिड ऊपर चली जाएगी। तो आपको लगता है वो जो ये वाला आँख का हिस्सा है, ये वाला, ये इसके ऊपर वाला हिस्सा, स्क्लेरा का जो ऊपर वाला आँख का हिस्सा है वो आपको ज़्यादा नज़र आएगा पेशेंट का, ठीक है। तो लिड लैग, ये आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई हुई है कि अपर लिड हाफ वे बिटवीन द प्यूपिल एंड द सुपीरियर लिम्बस, लोअर लिड, ठीक है। तो हाफ वे बिटवीन प्यूपिल एंड सुपीरियर लिम्बस मतलब कि प्यूपिल और सुपीरियर लिम्बस जो है उसके यहाँ पे है लिड, ठीक है, नॉर्मल लिड यहाँ पे है, और लोअर लिड जो है वो इन्फीरियर लिम्बस पे है। लिम्बस की समझ आती है, जहाँ पे कॉर्निया और स्क्लेरा मिलते हैं। लिड रिट्रैक्शन में क्या हो रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ लिवेटर ज़्यादा उठा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, अपर लिड जो है वो रेज कर जाएगी, देखिए नॉर्मल से ऊपर चली गई है ना, और लोअर लिड नॉर्मल है, लोअर लिड नॉर्मल है लिड लैग में। अभी हम डिफरेंस देखने लगे हैं लिड लैग का और एक्सोफ्थेल्मोस का, कि अपर लिड तो रेज हुई है लेकिन लोअर लिड नॉर्मल है लिड रिट्रैक्शन में, क्योंकि लिवेटर का फंक्शन ज़्यादा हुआ है, नीचे कोई चीज़ नहीं है नीचे खींचने वाली। एक्सोफ्थेल्मोस में देखें दोनों लिड्स जो हैं वो खींच ली जाती हैं, ठीक है, ऊपर वाली भी ऊपर चल जाती है, नीचे वाली भी नीचे चल जाती है। तो ये देखें यहाँ पे नॉर्मल के अंदर कोई स्क्लेरा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे वाइट हिस्सा नहीं,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ऊपर से थोड़ा सा स्क्लेरा नज़र आना शुरू है लिड रिट्रैक्शन में। एक्सोफ्थेल्मोस में ऊपर वाला भी स्क्लेरा आपको विजिबल हो गया और नीचे वाला भी स्क्लेरा विजिबल हो गया, तो आपने स्क्लेरा को देखना है, तो आपको लिड लैग का पता चलेगा, ठीक है, लिड रिट्रैक्शन का और एक्सोफ्थेल्मोस का। तो एक्सोफ्थेल्मोस क्यों हो रहा है, मैंने आपको बता दिया कि पीछे रेट्रो ऑर्बिटल सेलुलर सेल्स ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से आई आगे की तरफ आ गई है, बल्जिंग ऑफ आई, एक्सोफ्थेल्मोस। और ऑफ्थेल्मोप्लेजिया क्या होता है कि जब वो जो मसल्स हैं, जब उनकी भी बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो वो अपनी मूवमेंट्स नहीं कर पाएंगे, तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ मसल्स की वजह से पेशेंट ऑफ्थेल्मोप्लेजिया में जाएगा, ठीक है, क्योंकि मसल्स वीक हो गए हैं। तो एक तो उसकी आंख भी ऊपर की तरफ खींच ली गई है लिवेटर सुपीरियर्स का ज़्यादा काम होने की वजह से, और पीछे जो है वो रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यूज़ की हाइपरट्रॉफी हो रही है, जिसकी वजह से आंख आगे की तरफ दिखा मारा है उसने और आंख आगे आ गई है, और ऊपर से उसके जो मसल्स हैं उनकी भी वीकनिंग हो गई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं और अजीब से हो गए हैं, तो मसल्स भी काम नहीं करेंगे। तो 3 चीज़ें हैं, लिड रिट्रैक्शन हो गई है, एक्सोफ्थेल्मोस हो गया और ऑफ्थेल्मोप्लेजिया हो गया, ठीक है। तो ये जो लिड रिट्रैक्शन होता है इसको हम कहते हैं डालरिम्पल साइन। लिड रिट्रैक्शन इज़ नोन एज डालरिम्पल साइन, जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं, हम पेशेंट को देखते हैं तो उसकी जो लिड है वो ऊपर की तरफ खींची होती है, ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। तो अपर आईलिड जो है वो रेज होती है, लोअर आईलिड अपनी नॉर्मल पोजीशन में रहती है। अपर आईलिड क्यों रेज होती है, क्योंकि लिवेटर पल्पेब्रिया जो इनवॉलंटरी फाइबर्स हैं सिंपैथेटिक नर्व वाले वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। समझ आई लीड रिट्रैक्शन की। उसके बाद लिड लैग, हम पेशेंट को कहते हैं नीचे देखें, पेशेंट नीचे देखता है। एक नॉर्मल पर्सन में जब वो अपनी नज़रें नीचे रखेगा, ठीक है, नीचे नज़रें उसकी होंगी, तो नॉर्मल पर्सन में ऊपर वाली लिड नीचे आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ग्रेव्स वाले के पेशेंट में क्या होगा, जब हम उसको कहेंगे नीचे देखो तो उसकी अपर आईलिड ऊपर ही रह जाएगी। क्यों? इसी वजह से ना लिवेटर का ज़्यादा काम हुआ है। तो ये जो लिड लैग होती है कि पेशेंट को कहते हैं नीचे देखें और उसकी आंख ऊपर ही रह गई है, ऊपर वाली अपर आईलिड ऊपर ही रह गई है, दिस इज़ नोन एज लिड लैग, कि लिड पीछे रह गई है, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम होता है लिड लैग का वॉन ग्राफिस साइन। तो लिड रिट्रैक्शन का नाम होता है डालरिम्पल साइन, लिड लैग का मतलब होता है वॉन ग्राफिस साइन, ठीक है। तो इसको हम पेशेंट को हम कह सकते हैं नीचे देखो, और ये भी कह सकते हैं कि जो है अपनी फिंगर जो है अपनी आगे करनी है और उसको नीचे ऊपर लेके जाना है और नीचे लेके जाना है, ठीक है। जब नीचे लेके जाओगे तो पेशेंट आपकी फिंगर की तरफ नीचे देखेगा, ठीक है, 2 फीट आपकी फिंगर पेशेंट के सामने, तो पेशेंट जब नीचे देखेगा तो उसके ऊपर अपर आईलिड ऊपर ही रह जाएगी और आपको स्क्लेरा भी जो है वो नज़र आ रहा होगा ऊपर वाला हिस्सा का। तो दिस इज़ नोन एज लिड लैग वॉन ग्राफिस साइन। अब नेक्स्ट पार्ट से हम जो है वो बाकी साइंस करते हैं, उनकी पिक्चर्स देख लेते हैं।